नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे यूपी में महासंग्राम, सपा कांग्रेस का मास्टर प्लान। लोकसभा का संग्राम है, यूपी में घमासान है। समाजवादी पार्टी ने अब कन्नौज से अपना प्रत्याशी बदल दिया है और अब कन्नौज लोकसभा सीट से खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। 13 मई को होने वाले मतदान के लिए अखिलेश यादव ने अपना नामांकन भी दाखिल किया है और इससे पहले सपा ने तेज प्रताप यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया था। अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने के चुनावी समीकरण दिलचस्प हो जाएगा। सपा ने 2 दिन पहले 22 अप्रैल को कन्नौज सीट से पूर्व सांसद तेज प्रताप को टिकट दिया था। तेज प्रताप की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से ही सपा की स्थानीय इकाई विरोध करने लगी थी। नाराजगी भारी पड़ने की आशंका के चलते अखिलेश ने तेज प्रताप का टिकट काटकर खुद लड़ने का निर्णय लिया। कन्नौज से अखिलेश को इसलिए भी लगाव है क्योंकि उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत यहीं से हुई थी। 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव जीते थे और उनके इस्तीफा देने के बाद हुए उपचुनाव में अखिलेश जीते थे। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे कन्नौज से पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। 1998 में 2014 तक लगातार ये सीट सपा के पास रही थी। 2019 के चुनाव में डिंपल यादव भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई थी। इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल है कि सपा अब तक 10 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी बदल चुकी है। कुछ सीटों पर तो 4 बार प्रत्याशी बदले गए हैं। ऐसे में इस बार के बदलाव के बाद अखिलेश खुद इस सीट से मैदान में हैं और उनका मुकाबला भाजपा के सुब्रत पाठक से है। ऐसे में इस बार कन्नौज में साइकिल रफ्तार पकड़ेगी या फिर एक बार कमल खिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उधर यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। चर्चा है कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई सीट शेयरिंग में कांग्रेस 17 सीटों और समाजवादी पार्टी 13 सीटों पर 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस अपने पारंपरिक गढ़ रायबरेली और अमेठी के अलावा वाराणसी, गाजियाबाद और कानपुर सीट पर भी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस हर सीट पर लड़ाई लड़ना चाहती है, इसलिए उसने भाई बहन को मैदान में उतारने का फैसला किया है। अब यदि भाई बहन के नाम पर अंतिम मुहर लगती है तो ये तो तय है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। देखिए, इस समय इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और 2024 में इतिहास बनने जा रहा है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर के बन के आएगी और इस बार प्रधानमंत्री कांग्रेस का ही बनेगा, क्योंकि कांग्रेस अगर बहुमत में नहीं आती है, यानी अपनी मजबूती में नहीं आएगी, तो कांग्रेस अपनी पार्टी का ना बना करके अपने सपोर्टर से बनाएगी और हिंदुस्तान का सुल्तान अखिलेश यादव से अच्छा कोई नहीं होगा। अगर बहुमत में कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस से राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और राहुल गांधी यकीनन मोदी, अमित शाह इन सब से बदला लेंगे। जो काम इन लोगों ने राहुल गांधी के साथ किया है, विपक्ष के साथ किया है, यही काम विपक्ष सत्ता पक्ष के लोगों से करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी की स्थिति ये है कि पहले उनके परिवार के चाचा जैसे बड़े लोग ही उनके द्वारा घोषित किए हुए प्रत्याशी को अस्वीकार कर रहे थे और अब उनके कार्यकर्ता ही उनके प्रत्याशी को अस्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए कन्नौज में अखिलेश यादव जी को खुद उतरना पड़ रहा है। मुझको लगता है कि फ्यूज लीडरशिप के कंफ्यूज डिसीजन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को और बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, पहले पत्नी को हराया था, इस बार पति को हराकर भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पर देखिए, महासंग्राम तो है उत्तर प्रदेश में और बड़े महत्वपूर्ण यहां से सारी चीजें देखने को मिलती हैं हर बार ही। और ये कहते भी हैं कि बहुत सी चीजें तो यहीं से जो है वो तय हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार सपा और कांग्रेस का जिस तरीके से गठबंधन है और अब तो एक चरण हो चुका है, दूसरा चरण 26 तारीख को होना है और ऐसे में मुझे लगता है इन 7 चरणों में बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे साफ होती चली जाएंगी। लेकिन इस वक्त पे ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है एक अमेठी और रायबरेली, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे तंज कसती नजर आई है, बातें उठा रही थी। लेकिन लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम यहां से फाइनल हो सकता है। खैर, इसकी भी तस्वीर 2 मई से पहले लगभग है कि साफ हो जाएगी, क्योंकि वायनाड में जिस तरीके से नामांकन हुआ है, तमाम चीजें हुई हैं, 26 तारीख को वोटिंग भी होनी है। हो सकता है वहां से तमाम चीजों को करने के बाद यहां आकर वो अपना नामांकन दाखिल करें। खैर, सस्पेंस बना हुआ है, बहुत जल्दी खुलेगा। लेकिन इन सब के बीच में कन्नौज जो है
वो एक बड़ा कहना चाहिए दिलचस्प हो गया यहाँ पर फाइट, इसलिए भी क्योंकि तेज प्रताप का टिकट काटने के बाद अखिलेश खुद यहाँ से मैदान में हैं। पिछली बार के नतीजे हमें पता है, तो उनके यहाँ होने से और जो गढ़ कही जाती रही है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कभी यहाँ नहीं रही, लेकिन निश्चित तौर पर जिसका जो वर्चस्व रहा है उसकी अहमियत तो होती है। तो क्या ये वाकई जो रफ्तार है साइकिल की, यहां से पकड़ेंगे अखिलेश? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शम्सी आजाद हमारे साथ जुड़े हैं। शम्सी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दारा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हैं। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शम्सी आजाद जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? एक सबसे पहले तो मैं यूपी की ही बात कर लूं, अमेठी, और उस पर मैं बाद में जाऊंगी। यूपी की कन्नौज से शुरुआत कर देती हूं। मुझे लग रहा है बेहद दिलचस्प माना जा रहा है ये मुकाबला। क्या लगता है किस तरह की एक चुनौती होगी? अखिलेश यादव का नामांकन हो चुका है और वही उम्मीदवार है सामने। हालांकि ये बात सच है, पिछली बार सुब्रत पाठक ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार अखिलेश है उनके सामने। नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे सभी भाइयों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आंधी के सामने ना अखिलेश जीत पा रहे, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न सोनिया गांधी। सभी का टुकड़ा पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में साफ हो रहा है और इसका संकेत जो है माननीय जो जिसको समझदार कहा गया, अपनेबल कहा गया, कांग्रेस पार्टी के एक ही नेता सोनिया गांधी, उन्होंने रायबरेली से वाकआउट देकर रायबरेली से अपना चुनाव न लड़ने का जो फैसला किया, तो बिल्कुल साफ और उनको ये समझ में लिया गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का न गठबंधन है, न जनाधार है, न उनके पास संगठन है, न प्रत्याशी है और न कोई ऐसा नेता जिसके साथ उत्तर प्रदेश में हम जो है पूरी तरीके से वापसी कर सके। अब यही बात अमेठी और रायबरेली के चुनाव की बात अगर कर ले तो उसका थोड़ा सा असर जैसे ही अखिलेश यादव को दिखा, अखिलेश यादव चतुर अपने को बहुत सत्य, उनको लगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अमेठी और रायबरेली के लड़ने से उत्तर प्रदेश में विपक्ष की हवा थोड़ी सी मजबूत होगी, तो फौरन आनंद फानंद में कूदकर उन्होंने ये फैसला किया कि कन्नौज से हम चुनाव लड़ जाए और वहां पर एक बार फिर अपने ही परिवार के जो उनके भाई थे उनको जो है टिकट उनका काटा और अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनको ये लगा कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की थोड़ी लहर दिखी, थोड़ी सी मजबूती हुई है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि यहीं से उनके ही परिवार को हराकर सुब्रत पाठक आज जो है लोकसभा में सांसद बने हुए, आज जो सांसद बने हुए हैं और इस बार फिर जनता वहां की देख चुकी है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वहां पर किस तरीके से विकास हो रहा है, किस तरीके से डबल इंजन की सरकार कन्नौज को जो है विकसित जिला बनाने के उद्देश्य में लगातार काम कर रही है। और 24 का चुनाव है, ये अगर क्षेत्र का चुनाव होता, राज्य का चुनाव होता, केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव होता, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी के भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से 2022-2012 में मुलायम सिंह यादव पर भरोसा करके अखिलेश यादव के हाथों में बागडोर दे दिया था, हो सकता था कि ऐसा होता। लेकिन ये राज्य का चुनाव है, राज्य पर आधारित है ये चुनाव और कोई भी आदमी, कोई भी मतदाता वो ये नहीं चाहता कि हम ऐसी कोई भी गलती करें कि आने वाले इतिहास में उसको जो है गालियां सुननी पड़े, आने वाले इतिहास में उसका नाम जो है गलत अक्षरों में लिखा जाए कि जब देश बचाने की बात थी, जब देश को मजबूत करने की बात थी, जब राष्ट्रवाद की बात थी, जब राष्ट्रभक्ति की बात थी, तो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं किया? तो हर आदमी इस वक्त चाहता है, भारत का मतदाता चाहता है कि इस बार फिर से एक बार जो है राष्ट्रभक्ति दिखाई जाए, राष्ट्र के गौरव के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए तीसरी बार मोदी सरकार को चुना जाए, जिसको 2 बार परखा जा चुका है, जो 10 सालों से लगातार भारत को मजबूत करने में, भारत की एक एक नींव को मजबूत करने में, कड़ी से कड़ी जोड़ने में, जो अलगाववाद की राजनीति, जो घुसपैठ दल बने हुए थे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग बची हुई थी, जो भारत को जो है खंडों में बांटना चाहती थी, उन सभी को धराशायी करते हुए हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और आज देश की जनता, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक, मुसलमान सब ये चाहते हैं कि एक बार फिर उत्तरी भारत में जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार बने और उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं है। एक तरफ वो 28 दलों का गठबंधन है जिनका ना कोई चेहरा है, जिनका ना कोई नेता है, अभी प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ, अभी मुखिया उनके यहाँ बनाए मुझे नहीं इस बात से एक बात याद आई है। समाजवादी पार्टी ने आज कहा, जिस तरीके से मैं प्रतिक्रिया सुन रही थी, उन्होंने कहा अखिलेश जैसे अच्छा कोई चेहरा नहीं हो सकता प्रधानमंत्री के लिए, और यदि कांग्रेस की सीट्स होती है, कांग्रेस आती है, तो फिर राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे। तो मतलब आप ये देखिए, अभी तक तो कोई कह नहीं रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन पर एक सहमति बन सकती है यदि गठबंधन की सरकार बनती है। अखिलेश यादव तो हमेशा से अलग चल रहे हैं,
राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में जब ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पत्रकार वार्ता हो रही थी, तो वहीं पर राहुल गांधी इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे और अखिलेश यादव पीडीए चिल्ला रहे थे। अखिलेश यादव ने तो बहुत पहले ही अपने कार्यकर्ता को अपना ही पैसा खर्चा करवाकर अपने ही कार्यालय के सामने प्रधानमंत्री के रूप में अपना फोटो लगवाया था और उनका ये कहना था कि यहाँ प्रदेश की जनता चाहती है कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ठीक है, चलिए। सीटों पर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। अगर शमसियादा जी, ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी, वापस आऊंगी। दारा सिंह जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? पहुंच रहे हैं। दारा सिंह जी, कन्नौज निकाल लेंगे इस बार, और उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं अमेठी और रायबरेली के लिए भी बात करूंगी। अभी तक तो खैर तंज कसते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है पता नहीं बात वहीं आ जाती है बार बार कि सोनिया जी इसलिए नहीं लड़ रही हैं यहां से क्योंकि शायद एक हार का डर है, जनाधार नहीं है कांग्रेस का। अब मुझे लगता है आप इसलिए भी जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप ही के साथ उनका गठबंधन है। जी राखी जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में आज शायद बहुत लोगों को नींद की गोली खाना पड़े रात में और सोना पड़े, क्योंकि जानते हो इन लोग बड़े बोले वाले नेता हैं, धरातल पे तो कुछ है नहीं। देश को राष्ट्र के नाम पर बर्बाद कर चुके हैं, अच्छे दिन के नाम पर बर्बाद कर चुके हैं, 15 लाख के नाम पे देश को बर्बाद कर चुके हैं। महिला बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पर क्या हुआ है आपको पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। सीधी सी बात है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी का कानून लेके चल रहे हैं, कांग्रेस अपनी पार्टी का कानून लेके चल रहे हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। इंडिया गठबंधन वो पूरे देश में है, हम उत्तर प्रदेश में है, इसलिए हमारा पीडीए चल रहा है। और जिनको बुखार आ रहा है पीडीए के नाम पर, मैं उनको बता दूं, ये दूल्हा नहीं है जो घोड़ा से उतार दोगे, ये वो नहीं जो मोछ रखाएं तो आप मुड़वा दोगे। ये पीडीए है और ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ नहीं रहेगा वो समाज से बाहर रहेगा और देश से बाहर रहेगा। और इसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बाहर हो चुके हैं। और ये जो अभी बोल रहे थे, इनको भी नींद की गोली रात में जरूरत पड़ेगी। आज की ये माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज से अपना नामांकन कर दिया है और पीडीए का जो फार्मूला है उसमें विकट टू विकट भारतीय जनता पार्टी में गिरते ही जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि इनके पास झूठ बोलने के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कहीं भी रैली कर रहे हैं, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ये कोई काम करे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने साल मुख्यमंत्री रहे हैं अपने काम क्या रहे हैं, शिक्षा पे बता रहे हैं, रोजगार पे बता रहे हैं, भाईचारा पे बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बोले जो जनरेटर हैं, वो भाई और बहनों जनरेटर हमने चलाया, भाई और बहनों हमने आपको कटोरा पकड़ाया, भाई और बहनों हमने तुमको थाली बजवाई। अरे शर्म खाएं भारतीय जनता पार्टी वाले, कहीं डूब के मर जाएं। पूरे देश को बर्बाद कर दिए, एक नौकरी देने की औकात नहीं है और 400 पार की बात कर रहे हैं। आ जाए किसी गांव में किसी महिला से बोल कि भैया अम्मा आपके बच्चों को नौकरी दिए। कितने पेपर लीक कर चुके हैं? 20 पेपर लीक कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी वालों ने। इसकी भरपाई कौन करे? आज जो लड़का नौकरी के लायक था और कल तारीख बदल गई, वो नौकरी के लायक नहीं है, उसका भविष्य कौन बनाएगा? ठीक है दारा सिंह जी, मुझे एक बात और बताइएगा, एक बात और आपसे जानना चाहती हूँ। इस पे भी बड़े सारे सवाल उठे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो कम से कम 10 बार तो प्रत्याशी बदल चुके हैं और मतलब कुछ कुछ जगह तो ऐसी है जहां से 4-4 बार कैंडिडेट बदले। तो उसके पीछे कोई फैक्टर है क्या? मतलब कोई सहमति नहीं बनी? राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। जिस रणनीति से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी भाजपा को लसार रहे हैं, पटकनी मार रहे हैं, चवन्नी पलट रही हैं, आप सोच लीजिए कि ये माननीय नेताजी की देन है और माननीय शिवपाल जी की देन है। और इसमें सबसे बड़ा जो पीडीए का फार्मूला चल रहा है आदरणीय लोटन राम निषाद जी की देन है। और इन लोगों के इस समय मुझे पता है कि बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हम 400 पार कैसे करें। ही नहीं पास। आप देख लेना, ये 80 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगे पूरे भारत में। अच्छा, एक बात और है, तेज प्रताप जी का टिकट क्यों काट दिया? अभी बीजेपी कह रही है कि आपस की लड़ाई तो खत्म कर लीजिए। देखिए फिर लड़ लिए आप लोग, आप ही के लोग लड़ते हैं इसलिए उनका टिकट काट दिया। पार्टी का देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी में इंटरफेयर क्यों कर रही? बात यहाँ मुद्दों की चल रही ना, यहाँ विकास की बात चल रही ना। कितना विकास किया ये तो बता नहीं पाएंगे। वो हमारा घर है, हमारा परिवार है,
हम चाहे जैसे उसको में रहेंगे। क्या राखी जी इनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता क्या? और हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हमसे टिकट बदले, हमें लगा कि हमारी जनता वहाँ की जो है जिसे मांग रही है हम उसको दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और इनके पास इनकी तो जा ही नहीं रहे टिकट। हमने राखी जी आप ही की डिबेट में बोला था कि इनके वहाँ टिकट दिया गया, पैसा भी दिया जा रहा है कि भैया लड़ो जाके। वो कह रहे हैं क्या हम वहाँ मार खाने जाए? आप 10 सालों से झूठ बोल रहे हो, थाली बजवा रहे हो, हम वहाँ मार खाने जाए? ठीक है, ठीक है दारा सिंह जी, एक मिनट, वापस आती हूँ। प्रबल जी की भी एक प्रतिक्रिया आ जाए, फिर वापस आती हूँ। प्रबल जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। प्रबल जी, क्या लगता है, अमेठी और इसकी चर्चाएं बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। एक तो ये बात बार बार आई कि यहां से कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, सोनिया जी करना नहीं चाहती, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिस तरीके से नाम है, क्या वाकई है कि लगभग एक अंतिम मुहर यहां से लग सकती है, या कुछ और विचार भी चल रहा है? मैं हालांकि ये बहुत अभी कहना हो सकता है, आप भी अपने मन से, अपने प्लेटफॉर्म से भी ये ना कह पाएं, लेकिन मैं इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि नाम उन्हीं दोनों के लिए हैं और कांग्रेस का एक परंपरागत गढ़ माना जाता रहा है। पिछली बार को यदि छोड़ दिया जाए तो इस बार लग रहा है कि शायद कोई एक अच्छे रिजल्ट यहां से कांग्रेस को मिले। देखिए, जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी ने भी बयान दिया है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजियाबाद में उन्होंने कहा कि जो पार्टी तय करेगी वैसा मैं करूंगा। तो जैसा पार्टी नेतृत्व तय करेगा वैसा राहुल गांधी जी करेंगे, वैसी श्रीमती प्रियंका गांधी जी करेंगी। तो दायित्व है ना, पार्टी में एक कार्य मिलेगा चुनाव लड़ने का। और जहां तक पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल है, देश भर के पार्टी के कार्यकर्ताओं, खासकर अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ताओं, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का हमेशा मांग रहती, नेताओं की हमेशा मांग रहती है कि राहुल जी और प्रियंका जी चुनाव लड़े अमेठी और रायबरेली से। तो अब देखते रहिए, भारतीय जनता पार्टी अभी अखिलेश यादव जी की एक पटकनी दांव में ही परेशान है कन्नौज से। आने वाले समय में और इंतजार करिए, 1-2 दिन का और इंतजार करिए, 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा, चीजें आ जाएंगी सामने। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि भाई भारतीय जनता पार्टी ये सवाल का जवाब देते कि किसानों की हत्या में शामिल, किसानों को गाड़ियों से कुचलने वाले, थार जीप से कुचलने वाले अजय मिश्रा टेनी को टिकट क्यों दिया? अभी कैसरगंज से जो टिकट रुका हुआ है ब्रिजभूषण शरण सिंह का, जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ दुराचार हुआ है, उनके साथ यौनाचार हुआ है, उसमें यौन दुराचार हुआ है, उसमें जो लिप्त हैं केसरगंज के जो सांसद, उनका वहां पे अगर इतना है तो वहां टिकट क्यों नहीं दे दिया अभी तक इन्होंने? उसकी चर्चाएं क्यों नहीं कर रहे हैं? और अमित शाह भाग भाग कर अब बनारस क्यों जा रहे हैं? मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 वर्षों में इतने ज्यादा झूठ बोले हैं, जनता से छलावा किया है और जुमले फेंके हैं, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा झूठ बोलने वाले व्यक्ति को, दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं ये, इसलिए इनको जो है झूठ बोलने का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार इनको मिलना चाहिए झूठ बोलने का। और 2 करोड़ का रोजगार नहीं दे पाए, क्योंकि अगर 2 करोड़ का रोजगार हर वर्ष दिए होते तो 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली नहीं रहती, रिक्त नहीं होती, जिसका हम कह रहे हैं, हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं, 30 लाख नौकरियां जो है हम देंगे। देखिए कांग्रेस की गारंटी कार्ड है, हम 30 लाख नौकरियां देंगे आते ही कैंडिडेट। एमएसपी गारंटी कानून देंगे किसानों को, कर्ज माफी के लिए परमानेंट आयोग बनाइए, हर गरीब महिला के परिवार में 1 लाख रुपया जाएगा हर वर्ष। जो नौजवान, जो युवा रहेगा उसको जो है हम लोग 1 लाख रुपया अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे, पहले साल उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है उसको 1 लाख रुपया दिया जाए, इसमें वो लड़का नौजवान सीखेगा। 400 रुपए जो है हम मनरेगा के मजदूरों को देंगे और ये हम सुनिश्चित करेंगे। साथ साथ हम जातिगत जनगणना करेंगे, इस देश का एक्सरे करेंगे, जिससे SC ST OBC सबका बारे में पता चलेगा, सारे समाज में गरीबी कितनी है ये पता चलेगा और उसके अनुसार हम कार्यक्रम करेंगे और योजना आयोग को फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। एक चीज समझिए, और जो नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना लाकर देश के नौजवानों को सेना से दूर करने का काम किया है, वह
उस अग्निपथ योजना जिसके कारण हमारी सेना कमजोर हो रही है और हमारे नौजवानों को रोजगार का एक साधन मिलता था, किसानों के परिवारों को, उस अग्निपथ योजना को रद्द करेंगे। पुरानी पद्धति से, पुराने तरीके से सेना में भर्ती होगी, ये सुनिश्चित करेंगे। और ये जो 30 लाख नौकरियां हैं रेखा जी, ये 30 लाख नौकरियां जो हैं वह पक्की होंगी। ये मिशन है। यह जो है, ये जो हमने न्याय पत्र भी बनाया है, ये जनता का न्याय पत्र है। नरेंद्र मोदी लगातार गाली दे रहे हैं इस न्याय पत्र को। ये मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से, कि आप इस न्याय पत्र को, इस घोषणा पत्र को नहीं गाली दे रहे हो। इस देश के 140 करोड़ जनता को गाली देने का काम अगर कोई कर रहा है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी, क्योंकि इसमें जो आवाज है, जो बातें हैं, वो जनता की हैं। लिखने का काम हमने बस किया है, काम जनता ने किया है। जो राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक, ठीक है, इन लोगों जवाब के ले पास कोई जवाब नहीं है। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 149 सीटें जीतने जा रही है पूरे देश भर में। एक सीट बेईमानी से जीती है, तानाशाही से जीती सूरत में, और 149 सीट जीतने जा रही है। उसमें एक कम कर लीजिए, 148 सीट बाकी रह गई उनकी। ठीक है, इससे ज्यादा सीटें आने वाली नहीं है। शमसी आजाद जी, बहुत सारे सवाल उठाए प्रबल जी ने यहाँ पर, उसका जवाब क्योंकि समय हो गया है और इसलिए जल्दी से अपनी बात रखिएगा। प्रबल जी की देखिए, बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, बेचैनी और बौखलाहट साफ दिख रही कि कांग्रेस पार्टी ने आज क्षेत्रवादी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से आज उन 17 सीटों पर गठबंधन किया, मजबूरी के तहत कि कम से कम उत्तर प्रदेश में इनका नाम बाकी रहे, क्योंकि उनको पता है सीटें तो जीत नहीं रहे हैं। सोनिया गांधी जिस तरीके से यहाँ पर वाकआउट दिया, बिल्कुल साफ ये समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है। गठबंधन जरूर इन लोगों ने कर लिया है, लेकिन आपने अभी भी देखा कि तेज प्रताप का नाम इन्होंने इसी वजह से दे दिया था। शिवराज यादव ने और मना कर दिया था, क्योंकि इनको ये पता था कि अगर हार जाएंगे तो इनका ये आखिरी होगा। लेकिन उनको ये लगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लड़ने तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा माहौल बनता है। भाई साहब, कितनी बेशर्मी कांग्रेस वाले जाते कहाँ थे? आपको तो यही देखना बड़ा आश्चर्य होता है कि जनता के बीच में जाते नहीं, मुद्दे हजारों बना देंगे, लेकिन आप इनसे अगर 2022 के बाद से कभी ये क्षेत्र में गए हैं, कभी दौरा किया, कभी धरना प्रदर्शन किया, कभी लाठियां खाई हैं, कभी जेल गए हैं, कभी किसी के हक के लिए शमसी आजाद जी, ये भी तो हो सकता है, देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी, यदि ऐसा होता कि चलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल जीरो है मान लीजिए, तो अखिलेश यादव ये गठबंधन करते क्यों? हमें ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये आज भले 17 सीटें दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी, जहां से उन्हें लगता है कि कांग्रेस निकालेगी। अखिलेश यादव को ये लगा कि कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन हो जाने से जो एक मासूम तबका, जो भोला भाला तबका है, अल्पसंख्यक समाज है, ये सारी राजनीति अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की जो है, ये सिर्फ उन्हीं मुसलमानों के वोट को हासिल करने के लिए, जिन पर ये सत्ता हासिल करते रहे हैं, जिनके ऊपर इनकी सत्ता केंद्रित है, जिनके लिए ध्रुवीकरण करते रहे, जिनका तुष्टीकरण करते रहे, जिनको हमेशा विकास के रास्ते करते रहे, जिनको हमेशा गरीब नीचे ले जाने का काम करते रहे, जिनका कभी इन्होंने विकास नहीं किया। आज कर्नाटक में ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को ओबीसी समाज में छूट दिया जाएगा, उनका अक्षर दिया जाएगा। 70 साल तक रहेगी अगर काम वाले अल्पसंख्यक समाज को 10% कभी आरक्षण देते, 5% कभी आरक्षण देते, आज हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समाज जो है मजबूत होता। लेकिन आज अल्पसंख्यक समाज के सामने भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी के चेहरे के अलावा कोई चेहरा नहीं है। ये गठबंधन की सरकार, एक साल शरद पवार प्रधानमंत्री रहेंगे, एक साल जो है तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री रहेंगी, एक साल अखिलेश यादव रहेंगे, एक साल राहुल गांधी रहेंगे, और एक साल हो सकता है कि लालू यादव को बनाया जाए। तो ऐसे 5 प्रधानमंत्री की सरकार, हमें तो नहीं लगता कि भारत की जनता कहीं से भी चाहती हो कि 5 प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए शमसी आजाद जी, ठीक है, दारा सिंह जी भी अपना पक्ष रखिए। हाँ ठीक है, 1 मिनट शमसी आजाद राकेश जी, ये सबसे बड़े, देख लीजिए कितना झूठ बोल रहे हैं। आप ही के चैनल पर झूठ पकड़ा जा रहा है इनका, ये बनेंगे वो बनेंगे, दुनिया भर के 42 पार्टियों से खुद गठबंधन कर रखे इनके जो शेर हैं। भीगी बिल्ली उनको बोला जा सकता है। चीन में जमीन कब्जा हो गई, उस पर कुछ इन्होंने किया नहीं। हाथरस में इतने बड़े कांड हो गया, उस पर कुछ किए नहीं। मणिपुर में आज भी लाशें देखने को मिल रही, वहां कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और 42 पार्टी से जो गठबंधन करेगा वो शेर होगा, वो भीगी बिल्ली है। बोल देना जाके अपने नरेंद्र मोदी जी से, कोई नहीं डरता समाजवादी पार्टी का। और एक गीदड़ों की टोली लेकर आए हैं,
देश को लूट लिए, बर्बाद कर दिए हैं। और ये अभी ये कह रहे थे कि मासूम अल्पसंख्यक, और इन्हीं के कई मंचों से इनके नेताओं ने उनको गुंडा, बदमाश, आतंकवादी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या घोषित किया। और अब जब चुनाव की बारी आई तो दुम हिला रहे हैं। अरे ऐसे दोगले लोगों को तो देश से बाहर कर देना चाहिए। खैर, इसका निर्णय जनता करेगी और मुझे लगता है अब कन्नौज कितनी बड़ी चुनौती एक दूसरे के लिए है ये आने वाले समय में देखेंगे। और मुझे लगता है अमेठी और रायबरेली भी यदि वाकई श्योरिटी हो जाती है कि हाँ राहुल और प्रियंका हैं, तो मुझे लगता है वाकई एक बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को इन 3 सीटों पर खासतौर पर मिलेगा। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर एक बात तो है, देखिए कि कहीं ना कहीं यूपी में महासंग्राम है, सपा कांग्रेस का मास्टर प्लान है, वो तो है ही, क्योंकि सीटें ही ऐसी डिस्ट्रीब्यूट की हैं। अखिलेश यादव ने यदि प्रत्याशी बार बार बदले हैं तो समाजवादी पार्टी को लगता है वो उनकी पार्टी का मैटर है। ठीक है, आपकी पार्टी का मैटर है, करते रहिए, कुछ सोच समझ के तो प्लान कर रहे हैं, जीत के लिए जद्दोजहद जरूरी हो जाती है। लेकिन यहां पर यह बात बड़ी एक दिलचस्प होगी, क्योंकि कन्नौज जो गढ़ माना जाता रहा है, डिंपल यादव पहले वहां भले ही हारी, लेकिन अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती बनकर सुब्रत पाठक के सामने होंगे। और अमेठी और रायबरेली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यदि दोनों सीट क्लियर होती हैं राहुल और प्रियंका की, वाकई एक बेहद दिलचस्प मुकाबला यहां से देखने को मिलेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।